नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, मैंने पहले कल भी बताया था कि इन टॉपिक्स पे, क्योंकि ये मेरे से कई बार पूछे जा चुके हैं और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आरएएस के लिए एटलीस्ट पॉलिटी, समटाइम्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3-4 जो डायमेंशन बसते हैं सब्जेक्ट के, उनमें ज़रूर से ये जो वर्ड्स हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी क्या बड़े क्वेश्चंस में तो पूछे ही जाते हैं कि इन शब्दों को जोड़ के सवाल पूछा जाता है। होता क्या है कि सब बता तो देते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है, इन शब्दों से क्या सवाल बनने की संभावना है, लेकिन हर सवाल के ही डायमेंशन अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कल एक सवाल दिया था डिस्कस करने का, पोस्ट पोल अलायंस का, उसी के साथ अगर मैं एग्जामिन लिख दूं डिस्कस की जगह, तो उसका फॉर्मेटिंग जो है वो बदल जाएगा। इल्यूसिडेट लिख दूं तो उसका फॉर्मेटिंग बदल जाएगा। एक्सप्लेन लिख दूं तो फॉर्मेटिंग बदल जाएगा। तो आज पार्ट 1 में कोशिश करेंगे फर्स्ट 4 जो हैं उनको हम डिस्कस कर लें कि भाई इन 4 का जो पॉइंट आता है, कभी ये 4 जो शब्द आए उन 4 का क्या मतलब होता है। और कल जो सेकेंड वीडियो पार्ट 2 आएगा, फिर रात को जो आ जाएगा, उनमें ये जो बाकी 3 है, ये इवेल्युएट है, कमेंट है, क्रिटिकली कमेंट, एनालाइज, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है डिस्कस की। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डायरेक्टिव, सामान्यतः कई बार आपने देखा होगा कि ज्यादातर सवालों में डिस्कस शब्द सबसे पहले आ ही जाता है, और एक्चुअली पॉसिबली द ट्रिकीएस्ट टर्म है ये, ठीक है, जिसका मीनिंग ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। यही समझना है कि डिस्कस जब आ रहा है तो हमें क्वेश्चन देख के बताना है कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। डिस्कस बेसिकली क्या करता है, नेसेसिटेट अ डिबेट। डिबेट का मतलब क्या होता है, वाद और विवाद दोनों की आवश्यकता है डिस्कस में। ये बिल्कुल सही। जब आप और मैं डिस्कशन करते हैं तो क्या चाहिए हमें, कि हम पक्ष भी रखें और विपक्ष भी रखें, ठीक है। और उसके साथ साथ रीजनिंग इज बैक्ड विद द एविडेंस। आप कोई भी पक्ष रख रहे हैं, आप कोई भी, चाहे पक्ष वाले हैं या विपक्ष वाले हैं, प्रो हैं, कौन है, बट आपको प्रो के साथ भी और कौन के साथ भी आपको कोई ना कोई एविडेंस यानी प्रूफ यानी कुछ फैक्ट और एग्जाम्पल, जो मैं बार बार कहता हूं, अपने साथ रखने होंगे अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए। और उसके साथ फाइनली यू हैव टू अराइव टू द कंक्लूजन। सीधी सीधी बात में एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आपके इसके जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करें, यानी प्रो भी डिस्कस करें, कॉन्स भी डिस्कस करें, और फिर फाइनली आप एक कंक्लूजन दें कि ऐसा है। क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा है कि डिस्कस क्रिटिकली भी आ जाता है। ये एक ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्कस में अपन ने बात कर दी, डिस्कस क्रिटिकली है, बहुत सारे डायमेंशन लो। और यूपीएससी एग्जामिनर वो क्या मांगता है, कैंडिडेट टू गिव आउट हिज ओन पर्सपेक्टिव। ये ध्यान रखना, ओन पर्सपेक्टिव चाहिए यहाँ पे। पहले कंक्लूजन चाहिए, डिस्कस क्रिटिकली में आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो चाहिए। दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लीज इसको समझो इस चीज को। और विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसमें आपका ओपिनियन क्या है, इसको ओन पर्सपेक्टिव का मतलब कह सकते हैं कि ओपिनियन क्या है। साथ ही साथ दिस डायरेक्टिव एक्सपेक्ट वन टू डिस्कस द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म विद रिगार्ड टू कॉन्सेप्ट। क्रिटिसिज्म आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, कमी जहां पे आलोचना करनी है, समझ। और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन जो पूछा गया है। एग्जाम्पल चलो बात करते हैं, जैसे डिस्कस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सार्क इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्वेश्चन ये आईआर में आपके क्वेश्चन पूरी संभावना है बनने का कि भैया सार्क की कमियों को डिस्कस करो, शॉर्ट कमिंग्स को डिस्कस करना है इसमें, सार्क को नहीं। डिस्कस द शॉर्ट कमिंग ऑफ सार्क इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, रीजनल, क्षेत्रीय, इकोनॉमिक यानी आर्थिक जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सार्क की क्या क्या कमियां रही हैं उनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, सबसे पहले तो ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव क्या है रीजनल और इकोनॉमिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों सार्क के क्या हैं, इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव ये बताओ। उसके बाद आप बताओगे कि हाउ इट इज लार्जली रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। इंट्रो में क्या है कि रीजनल इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक लेवल पे इतने इतने इसको ग्रोथ करना है, इसका जो टोटल अपना क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बनाना है, इतना ट्रेड बनाना है, इतना रिलेशन रखना है, ये सारी जो चीजें हैं वर्ल्ड लेवल पे, जिसे वर्ल्ड लेवल के हिसाब से काउंट किया जाता है ट्रेड और उन सबको, जो जीडीपी है, सब चीजें उनको बताओ। और उसके बाद बताओ
ये टारगेट आज के 20 साल पहले के और अभी तक भी अचीव नहीं हुए। ठीक है, फिर आपको बताना है कि हिंड्रेंस क्या क्या है, ऑब्स्टेकल क्या क्या है जो इस टारगेट को पूरा करने में, इस सीमलेस इंटीग्रेशन को पूरा करने में आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ट्रेड बैरियर्स हो गए, बाइलेटरल इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, खासतौर पे इंडो पाक जो रिलेशन है उसके कारण बहुत चुनौती है सार्क को, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, और भी कई कंट्रीज हैं जिनके साथ आपस में कई समस्याएं हैं। जैसे अगर बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेशन भी, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। पुअर कनेक्टिविटी, एक BBIM करके प्रोजेक्ट था कनेक्टिविटी के लिए, ऑल्दो भूटान ने भी उसको एग्री नहीं किया, मना कर दिया भूटान के हम शामिल नहीं होंगे, तो BIM हो गया भूटान इंडिया, माफ कीजिएगा बांग्लादेश इंडिया म्यांमार। ठीक है, तो ऐसे कनेक्टिविटी अभी पूरी तरीके से नहीं है, पूरा पाकिस्तान और ये हमारा अफगानिस्तान ये पूरा कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, श्रीलंका के साथ और ये सारी जो चीजें, नेपाल और भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब कनेक्टेड नहीं है, ऐसे समझ रहे हो इस चीज को। तो वो मुझे मालूम है म्यांमार इसमें नहीं है, क्या नाम है, सार्क में। आई एम जस्ट टेलिंग की पूरा कनेक्टिविटी की बात है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सारे जो बॉटलनेक्स हैं इन सब की चर्चा करनी है। हाईलाइट्स द अचीवमेंट, ये अब देखो वही बात है, कॉन्स बता दिए क्या क्या चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताना है कि अचीवमेंट क्या क्या किए सार्क ने, दोनों चीजें बतानी है। मैं वापस कह रहा हूं, सार्क यूनिवर्सिटी आ गई, साफ्टा आ गया, सार्क फूड बैंक आ गया। अब इसके साथ साथ इंसुलेटिंग द मल्टीलेटरल प्रोसेस फ्रॉम बाइलेटरल कॉम्प्लिकेशन कैन हेल्प इन एड प्रोग्रेस। ठीक है, ये हमने बता दिया कि भैया ये सबके मिलके काम करने की चीज है, बाइलेटरल जो इश्यूज हैं उनको साइड में रखा जाए और मल्टीलेटरल यानी रीजनल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। कंक्लूजन क्या है, सजेस्ट ए वे आउट टू यूज आसियान मॉडल एज अ कंपैरेटिव गाइडेंस टू रिजॉल्व द इश्यूज। आपके आपस के जो इश्यू उनको रिजॉल्व करने के लिए और उनको जो ब्लॉक है उसके डेवलपमेंट के लिए आपको एक तरीका बता दो। एग्जाम्पल किसका, आसियान का लेके। समझ रहे हो इस बात को कि इस आंसर को ऐसे लिखा जाए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे बताना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं लूंगा, ये PDF तुम्हें मैं भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना, समझ लेना। सेकंड, अगर ऐसे ही चलते रहे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एग्जामिन की बात करते हैं। एग्जामिन है, एग्जामिन का मतलब क्या है, टू प्रोब डीपर। एग्जाम, अब जब आप टेस्ट लेते हो तो बहुत डीपर जाते हो ना, एग्जामिन करते हो, अच्छा इसकी सारी निटी ग्रिटीज को मैं पता कर लूंगा, बाल की खाल निकाल लेना, ऐसे समझो, बाल की खाल निकालने की कोशिश होती है ना। तो वी हैव टू प्रोब डीपर, हमें गहरा जाना पड़ेगा टॉपिक में और अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डिटेल। ठीक है, हियर अ कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट एंड एस्टेब्लिश द की फैक्ट्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू द क्वेश्चन। मुख्य बिंदु क्या है उनको इन्वेस्टिगेट करो और अंत में बताओ कि दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। इन एग्जामिन यू प्रोब डीपर देन कमेंट और एनालाइज। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, इन एग्जामिन यू प्रोब डीपर देन कमेंट एंड इन एनालाइज यू प्रोब डीपर देन एन एग्जामिन। तो ये ध्यान रखना, कमेंट, एग्जामिन और एनालाइज। कमेंट में सिंपल आपको डीप जाना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। एग्जामिन में आपको ज्यादा डीप जाना है और एनालाइज में तो बहुत ज्यादा डीप जाना है। तो ये हायरार्की है कि कितने लेवल तक जाना है आपको। ठीक है, एग्जामिन के साथ साथ एक क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामिन भी पूछ लिया जाता है। क्रिटिकली एग्जामिन में आपको थ्रो लाइट्स ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वेयर एन एस्पिरेंट्स नीड टू एग्जामिन बोथ साइड्स ऑफ। बोथ साइड बतानी नहीं है, केवल उनको एग्जामिन करना है। डिस्कस में क्या किया था, दोनों चीजें बतानी थी, लेकिन एग्जामिन में क्या करना, पॉजिटिव और नेगेटिव को एग्जामिन भी करना है, बोथ साइड्स ऑफ एन इश्यू एंड कम टू ए बैलेंस्ड कंक्लूजन। और फाइनली आपको बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता are the three mega cities of the country, but the air pollution is a much more serious problem in Delhi as compared to the other two. Examine. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ रहा है कि उसने साफ साफ बोल दिया कि इश्यू तो सब जगह है मेगा सिटीज में एयर पॉल्यूशन का, लेकिन दिल्ली में ज्यादा है बाकी दो की तुलना में। तो इसको, क्या ये सही है, क्या इसकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट हैं क्या वो सही हैं, ये बात सही है। अगेंस्ट में भी पॉइंट हो सकता है, प्रो में भी पॉइंट हो सकता है। उन दोनों पॉइंट्स जो है नेगेटिव पॉजिटिव, उनको आपको डीप जाके एग्जामिन करना है। ठीक है, द क्वेश्चन वांट्स टू एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट, जो वाक्य है उसको एग्जामिन, टेस्ट करना उसको। द स्टेटमेंट ऑलरेडी मेक्स ए कंक्लूजन कि भैया दिल्ली में ज्यादा है। ठीक है, has more serious air problem than Mumbai and Delhi. To examine, we first need to present the issue in focus in detail and then proceed to reason, finally concluding with a positive solution. तो
पहले तो जो उसने बोला है उसको हमें प्रेजेंट करना है कि हाँ ऐसा है, कि भाई आप कह रहे हैं कि हाँ पॉल्यूशन है, सब में पॉल्यूशन है, पहले तो ये बताओ कि हाँ ये पॉल्यूशन का लेवल है इतना, आपका CO2 का लेवल है इतना, आपका SF6 का या फिर SO2 का लेवल है, या फिर आपका PM2.5 है, PM10 है, उनकी अवेलेबल उनकी उपलब्धता इस तरीके की है। फिर आप क्या करोगे, फाइनल कंक्लूड करोगे पॉजिटिव सोल्यूशन से। कैसे? आप पहले पैराग्राफ में क्या बताओगे, ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। मैंने तुम्हें बता दिया एयर पॉल्यूशन इंडिया में हालत है, इट्स सीवियरिटी, इट्स पॉसिबल, इंडिया इज रैंकिंग ग्लोबल एयर पॉल्यूशन, उसका भी आपको पता है। एम्बिएंट और एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें हमारी हालत खराब है, हम टॉप 15 जो सिटीज उनमें शायद 10 से ज्यादा सिटीज भारत से हैं। सेकेंड चीज है कि हमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता तीनों का नाम दिया है यहाँ पे, इन तीनों में पॉल्यूशन का क्या लेवल है इसको एग्जामिन करना है। थर्ड, रीजंस व्हाई दिल्ली पोल्यूशन इज मोर देन अदर सिटीज, ये देना है हमें, ठीक है। इट कैन कंटेन द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, ग्राफ, ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक, कोई भी रीजन हो सकता है, जो भी रीजन आपको देना चाहता है आप स्टबल बर्निंग का भी दे सकते हो, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए, वो सारी चीजें आप डालो इसमें, एग्जाम्पल दो। अब इसके साथ साथ आपको ये प्रॉब्लम्स ड्यू टू पोल्यूशन इन एयर ये भी बताना है, क्योंकि इसने कहा ना मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली, तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो दिल्ली में वो भी बताना है। और अंत में आपको क्या बताना है, वेज टू टैकल पोल्यूशन इन इंडिया विद मोर फोकस ऑन दिल्ली, मेंशन एयर क्वालिटी इंडेक्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ग्रीन जो एनर्जी, जो भी बहुत सारी चीजें वो सब आपको बतानी है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको प्रूव किया कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि इन जनरल इट इज करेक्ट। हो सकता है कि इन जनरल कोई स्टेटमेंट आपको सही ना लगे, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, मन की इच्छा से नहीं चलना, फैक्ट जो होते हैं उनकी इच्छा उनके हिसाब से चलना है। फैक्ट के हिसाब से हो सकता है आपको कोई चीज गलत लगे तो फिर उसको गलत प्रूफ करना है, बट सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, एग्जामिन के साथ जो आ रहा है वो सही ही होता है, ठीक है, इन जनरल। तो आपको उसको पॉजिटिव नोट पे ले जाना, और फिर फाइनल में हमेशा एक सॉल्यूशन जो वेज टू टैकल जो है वो सॉल्यूशन जरूर देना है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा तो तुम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इल्यूसिडेट, देखा जाए क्या? हाँ, इल्यूसिडेट छोटा सा देख लेते हैं। इल्यूसिडेट मीन्स टू एक्सप्लेन इन डिटेल, टू मेक क्लियर। व्हेन एन एग्जामिनर यूज दिस डायरेक्टिव दे प्रेजेंट अस विद अ कॉज इफेक्ट कोरिलेशन। In such cases, a candidate has to bring out the connection more clearly by citing evidence and example. Elucidate, बचपन में दृष्टांत जिसे कहते थे, उदाहरणार्थ, उदाहरण देना। तो इल्यूसिडेट में आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आया है उसमें आपको उदाहरण और एविडेंस दे के उस बात को प्रूव करना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। जो भी बात है उसको वो सिद्ध है एग्जाम्पल देके उसे बताने कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। एक्सप्लेन बड़ा, हाँ एक्सप्लेन भी छोटा है। एक्सप्लेन गिव्स ए क्लियर अकाउंट ऑफ एज टू हाउ वाई समथिंग हैपन्स, ठीक है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। ये जो कॉज इफेक्ट कोरिलेशन है ना कहीं ये भी वाई वाला जो सिस्टम है वहां है, इसीलिए एक्सप्लेन थोड़ा बिगर है। कैंडिडेट हियर इज एक्सपेक्टेड टू क्लैरिफाई विद रेलेवेंट फैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट फैक्ट तो ये एविडेंस और एग्जाम्पल हो गए, बट इम्प्लीकेशन जो है वो भी है। इल्यूसिडेट एक्सप्लेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और पहले जो एग्जाम्पल है उससे काफी ज्यादा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन में बस इम्प्लीकेशन और बताना है कि क्या होगा, क्या परिणाम होगा। इल्यूसिडेट में एज सच इन डिटेल में एक्सप्लेन इम्प्लीकेशंस की बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, 1-2 लाइन देके लिख सकते हो, ठीक है। अगर पार्ट 2 चाहिए बचे हुए 3-4 इन पॉइंट का तो मुझे यस करके बता देना, और नहीं तो फिर क्या है जरूरत, अगर जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, अगर तुम बोलोगे कि नहीं सर जरूरत नहीं है तो आई वोंट मेक वीडियो ओवर दीज। अगर है तो यस बता देना, विल मेक इट, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो, दम लगा के, 1 नंबर।